ओपन रेस्टोरेंट की शाम हल्के सुनहरी रंग में डूबी हुई थी। बाहर लगी जर्द लाइट्स हवा के हल्के झोंकों में धनक की तरह कांपती थी। रेस्टोरेंट के ऐन बीच में फवारे की मध्यम आवाज पस मंजर में एक नरम सा शोर भरती थी। चारों तरफ बैठे लोग खा रहे थे, हंस रहे थे। कभी कभी किसी मेज से चम्मच कांटे की आवाज उठती और फिर माहौल में गुम हो जाती थी। जोया अपने दुपट्टे का किनारा उंगली पर घुमाते हुए अपनी दोस्तों के दरमियान बैठी गाने के सुर में गुम थी। उसकी आवाज धीमी थी मगर बेफिक्री की हद तक साफ, जैसे किसी ने आजादी को लफ्जों में बांध लिया हो। उसकी दोस्तें कभी उस पर कहका लगाती, कभी साथ सुर मिलाती। जोया का ध्यान मुकम्मल तौर पर अपने ही दायरे में बंद था, जब तक कि इसके जिस्म पर अचानक किसी की तेज और भारी नजर न गिरी। न जाने क्यों इसे अचानक अपने वजूद पर किसी की नजरें महसूस हुई थी। उसने बेसाख्ता गर्दन मोड़ी थी लेकिन कोई नजर नहीं आया था। मगर जैसे उसकी नजर दाएं जानिब गई, सामने चंद मेजें छोड़कर एक टेबल पर जमाल खान बैठा हुआ था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मोड़ी हुई, चेहरा सख्त, नजरें सीधी जोया पर जमी हुई थी। जैसे इस लम्हे दुनिया की हर आवाज खामोश हो गई हो। जोया के हाथ थम गए थे। दिल एक धड़कन ऊपर नीचे छलांग लगाकर रुक सा गया था। इसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था हवेली का लाडला यहाँ पर मौजूद होगा। उसकी सालिम निगाहें ही इसकी जान निकाल देती थी। और आज इस हुलिये में वो खुद मौजूद थी और जो काम वो कर रही थी खौफ के मारे इसकी जान निकलने के दर पे आ गई थी। जमाल पलक झपके बगैर उठा, कुर्सी पीछे हटी और वो सीधा इनकी मेज की तरफ चल पड़ा था। वो महज उसकी नजरों का ही इंतजार कर रहा था कि कब वो इसकी तरफ देखे और वो इसकी जानिब बढ़े। करीब पहुंचते ही वो सख्त और निहायत गरजदार आवाज में बोला, अगर आवारा तो घर चले, या अगर अभी कोई तमाशा लगाना है। गिरदी पूरी हो चुकी है तो बता दो, मैं दूसरी टेबल पर बैठकर इंतजार कर लेता हूँ। इसका लहजा उगल रहा था, बस नहीं चल रहा था कि जोया को अपनी नजरों से भस्म कर दे। इनके खानदान की लड़कियां पर्दा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी और वो दुपट्टे से सर ढांपे बगैर रेस्टोरेंट में बैठे गाने गा रही थी। जोया आप घबरा कर फौरन खड़ी हो गई थी और सहमी हुई आवाज में बोली, आप यहाँ? इसके हाथ पांव बुरी तरह ठंडे पड़ना शुरू हो गए थे। इससे मालूम था कि ये इंसान अब इसे नहीं छोड़ेगा। हवेली का हर शख्स इसकी एक नज़र से ही कांप जाता था और वो खुद अपनी मौत को दावत दे चुकी थी। वो कड़क लहजे में बोला, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। इसकी नज़रें इस पर जमी रही थी लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि खानदान की बेटी हो तुम, ऐसे शौक पूरे करोगी और इस तरह के लिबास में बैठोगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने बाप की इज्जत का ख्याल करो। इसकी दोस्ती अचानक बिल्कुल साकित हो गई थी। हालात की नज़ाकत तमाम लड़कियों को समझ आ चुकी थी। एक ने पानी का ग्लास हाथ में पकड़ रखा था मगर प्यास भूल गई थी। दूसरी ने जोया को देखा, फिर जमार को, जैसे कोई समझ ना पा रही हो कि ये सब हो क्या रहा है। जोया ने थोड़ा सा झुककर दबे हुए लहजे में कहा, जमार खान आप प्लीज जाएं, मेरी दोस्तें हैं, सब देख रहे हैं। मैं कुछ देर में घर आ जाऊंगी, प्लीज यहाँ तमाशा नहीं बनाएं, मेरी एक इज्जत है। जमार ने हल्का सा तंजिया हनकारा भरा, शर्म करो, किस खानदान की बेटी हो, इस बात का क्या तुम्हें इल्म नहीं है? यहाँ बैठकर ऊंची आवाज में गाने गा रही हो, लड़कों की नजरें अपनी तरफ खींच रही हो, इससे ज्यादा और क्या? मैं बस दिखाना है। जोया का चेहरा लाल पड़ गया था। मुझे गाना पसंद है, अपनी दोस्तों के साथ ही, ये कोई जुर्म नहीं। खामोश जोया, इसका जब्त अब जवाब दे चुका था। इसने एक कदम और करीब आकर कहा, आज घर चलो। अगर मैंने ये सब कुछ आगा जान को नहीं बताया ना तो मेरा नाम जमार नहीं। तुमने जितना हमारी जात का मजाक बनाया था तुम बना चुकी हो, अब और बनाने की जरूरत नहीं है। देखें, ये मेरा जाती मसला है। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले वो धारा, तुम्हारा जाती मसला?
वहाँ शुरू होता है जहाँ खानदान का नाम खत्म हो, और खानदान का नाम खत्म नहीं होता। उसने कहते इसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली थी। जोया ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की। हाथ छोड़े मेरा, आपको क्या मसला है? मगर वो एक लफ्ज बोले बगैर इसे मेजों के बीच से खींचता हुआ आगे बढ़ गया। रेस्टोरेंट की लाइट्स एकदम बहुत तेज महसूस होने लगी थी। लोग गर्दनें उठाकर देखने लगे। जोया का दिल घबराहट से सिमटने लगा था। जमार छोड़े मुझे, सब देख रहे हैं, प्लीज मेरी जात का तमाशा नहीं बनाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले वो बात काट कर बोला, देखने दो, शायद अब तुम्हें एहसास हो कि इज्जत किस चीज का नाम है। पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते इसकी कलाई सुर्ख हो चुकी थी। जोया छूटने की कोशिश में आधी कदम लड़खड़ा रही थी। वो गुस्से से फट पड़ी, आप हद से बड़े हैं, मैं बच्ची नहीं हूँ। आप मेरी जिंदगी में इस तरह मुदाखलत नहीं कर सकते, मैं आपको इस चीज की इजाजत नहीं देती। जबकि वो बेजार लहजे में बोला, पता है, इसलिए ही तुम्हें रोक रहा हूँ। जमार ने इसके बाद काटते हुए गाड़ी का डोर खोला और इसे अंदर बैठा दिया। जोया ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की। क्लिक, दरवाजा इसके हाथों के सामने लॉक हो गया था। जमार झुका, आंखें इसकी आंखों में गाड़ कर बोला, ये दरवाजा अब हवेली में खुलेगा, तुम कितना ही जोर लगा लो। वो सीधा खड़ा हुआ, अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठा, गाड़ी स्टार्ट की। जोया का दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। इसके गाल गर्म थे, आंखों में बेबसी का हल्का सा पानी तैरने लगा। बाहर की लाइट्स गिरती रही मगर इसके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आज की ये शाम अब इसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। इस लंबी मुसाफर तय करके वो दोनों हवेली पहुंच गए थे। हवेली के बड़े आहनी दरवाजे रात के सन्नाटे में भारी आवाज से खुले थे। गाड़ी लंबे सहन से गुजरती हुई पोर्च में आकर एक झटके से रुकी, जैसे ड्राइवर की बजाय खुद जमार खान का गुस्सा स्टीयरिंग संभाल रहा हो। इंजन बंद होते ही माहौल पर एक दबाव सा छा गया था। वही पुरानी हवेली, मगर हवा में अजीब सा तनाव तैर रहा था। जमार झटके से दरवाजा खोल कर उतरा। कदमों में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। वो दूसरी तरफ गया और जोया का दरवाजा जोर से खोलकर बोला, उतरो। जोया ने बेबसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा, जमार खान, आखिर मसला क्या आपके साथ? छोड़े मुझे। वो इसकी बात सुने बगैर इसका बाजू पकड़ के इसे तकरीबन घसीटते हुए आगे बढ़ गया। जोया को चलते हुए कदम संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर वो रुकने की जुर्रत भी नहीं कर पा रही थी। हवेली का लंबा दालान गूंजदार था। हर कदम की आवाज दूर तक जाती थी, जैसे दीवारें भी इस झगड़े की गवाह बन गई हों। अंदर आते ही जमार ने सीधा शगुफ्ता बेगम के कमरे का रुख किया। लकड़ी का भारी दरवाजा इसने धक्का देकर खोला और अंदर बैठी शगुफ्ता बेगम चौंक कर सीधी हो गई थी। वो पर्स की जिप बंद कर रही थी, शायद कहीं जाने की तैयारी थी। मगर जोया को इस हालत में देखकर इनका चेहरा सख्त हो गया था। जमार ने जोया को इनके कदमों के करीब फेंका। जोया घुटनों के बल जमीन पर संभलते हुए गिरी। छच्ची, वो धारा, अपनी बेटी को संभाल कर रखे, खानदान का नाम डबो रही है। शगुफ्ता बेगम फौरन खड़ी हुई। क्या हुआ जमार, इतना गुस्सा क्यों? जमार के सीने में सांसें भारी चल रही थी, जैसे अभी भी इसके अंदर रेस्टोरेंट का पूरा मंजर दहक रहा हो। क्या हुआ, ये पूछ रही हैं आप? इसने उंगली जोया की तरफ उठाई। रेस्टोरेंट में बैठी लड़कियों के साथ गाने गा रही थी, ऊंची आवाज में। जो भी आ रहा था, इसकी नजरें इस पर पड़ रही थी। यह खानदान की बेटी या किसी और घर की है? जोया ने सर उठाया, आंखों में अपनी दोस्तों सुर्ख थी, आवाज रंधी हुई। मैंने क्या गलत की है? दोस्तों के साथ थी। चुप, जमार ने झाड़ कर कहा, तुम्हें समझ नहीं कि हमारे खानदान की बेटियां किस तरह बाहर निकलती हैं, 7 पर्दों में, और तुम वहां बैठकर तमाशा बनाए बैठी थी। जोया के हलक में अटकी हुई आवाज बाहर आने की लगी कि कोशिश में टूट गई। जमार, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, बस गाना। वो हंसा नहीं, मगर इसके लहजे में एक ऐसा तंज था जैसे ठटा रहा हो। घर में गाया करो,
बाहर नहीं। शगुफ्ता बेगम ने सख्त नजरों से जोया को देखा। इनका चेहरा लम्हों में संजीदगी से गुस्से में ढल गया। जोया, इनकी आवाज में वही जान पहचाना दबाव था जो जोया को हमेशा चुप करा देता था। क्या ये सब सच है? जोया के पास जवाब था मगर आवाज नहीं थी। वो बस बेबसी से माँ को देखती रही। जमार ने हाथ हवा में झटकते हुए कहा, मैंने कहा था ना चची, ये हद से निकल रही है। अगर आज इसे लेकर नहीं आता ना तो कल इसका कोई और मंजर सोशल मीडिया पर होता। शगुफ्ता बेगम ने लंबी सांस खींची, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हें शिकायत नहीं मिलेगी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। सोया की आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ सा उभरा। माँ का ख्याल रखना हमेशा सख्ती का इशारा होता था। जमार ने पलटकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर जाते जाते रुक कर जोया की तरफ एक आखिरी नजर डाली। और सुन लो, अगली बार इससे भी बुरा होगा अगर खानदान की इज्जत पर हर्फ आया। तो बगैर एक और लफ्ज कहे कमरे से निकल गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज ने सारे माहौल को जैसे जामिद कर दिया। जोया जमीन पर बैठी रह गई। इसका बाजू दुख रहा था मगर इससे ज्यादा दिल में उठता बोझ तकलीफ दे रहा था। हवेली की ऊंची दीवारें अचानक बहुत तंग लगने लगी थी। शगुफ्ता बेगम ने धीरे से कहा, उठो, हमें बात करनी है, बहुत सी बातें। मगर वो बिना रुके अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। पीछे इन्होंने जब्त से मुट्ठियां भींची। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात की स्याही चारों जानिब फैल रही थी। मर्दान खाने की फिजा हमेशा की तरह संजीदगी और वकार से भरी हुई थी। दीवारों पर लगे कदीम तलवारों और बंदूकों के दरमियान एक खानदानी रूप महसूस होता था। ऊंची छत के पंखे आहिस्ता रफ्तार से घूम रहे थे और नमदार लकड़ी की खुशबू कमरे में जमी हुई थी। दरमियान में बड़े कालीन के ऊपर तवील लकड़ी की चौकी रखी थी जिस पर चाय का थर्मस और किशमिश बादाम की प्लेट मौजूद थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा हल्के से चर्चा तो सफेद शलवार कमीज पहने, गले में कथे मर्दाना चादर डाले जमार अंदर दाखिल हुआ। इसके कदमों में वही संजीदगी थी जो हमेशा इसके साथ रहती थी, मगर चेहरे की थकन आज कुछ ज्यादा थी। सामने इसके बाबा जुल्फिकार साहब और चाचू जमान खान बैठे हुए थे। दोनों के चेहरों पर एक खास किस्म की संजीदगी थी जो जमार ने आते इनके करीब बैठ के महसूस कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, चाचू। गया था जुल्फिकार साहब ने बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा बात शुरू की। जमार, मुलाजिम के जरिए मालूम हुआ कि आज तुमने शगुफ्ता से सख्त बदतमीजी की है, क्या ये दुरुस्त है? जमार ने चादर का पल्लू दुरुस्त किया। आवाज में थकावट और चुपती संजीदगी दोनों थी। मैंने बदतमीजी नहीं की बाबा, मैंने इन्हें सिर्फ ये बताया कि अपनी बेटी को संभाले। वो खानदान की बेटी है, लेकिन इसकी हरकतें हमारे खानदान से मेल नहीं खाती। जमान साहब ने फौरन बात थामी, मगर वो किरदार की, मैं जानता हूँ जमार, जोया थोड़ी सी जिद्दी है, बुरी नहीं है, इसकी नीयत खराब नहीं होती कभी। जमार ने बेसाख्ता बहुत ज्यादा जिद्दी तीखे लहजे में कहा। थोड़ी जिद नहीं है चाचू, और लड़कियों का इतना जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। हमारे खानदान के असूल मर्दों पर भी लागू होते हैं, फिर वो औरत होकर इन असूलों की नफी कैसे कर सकती है? जमान साहब ने लब भींचे मगर कुछ बोले नहीं थे। जुल्फिकार साहब ने हाथ उठाकर दोनों को खामोश कराया। बस करो तुम दोनों, तुम्हारी नोकझोंक का वक्त नहीं है ये, मैंने तुम्हें किसी और अहम बात के लिए बुलाया। जमार, सीधा हो बेटा। जी बाबा बताएं। चंद लम्हे कमरे में खामोशी छा गई। पंखे की मध्यम आवाज ही बाकी रह गई। जुल्फिकार साहब ने गहरी सांस लेकर गुफ्तगू शुरू की। जमार, खैर से तुम 28 के हो चुके हो, कारोबार में अपना कदम मजबूती से जमा लिए, जिम्मेदारियां निभा रहे हो। इन्होंने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया। अब मुनासिब वक्त ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी का अगला मरहला शुरू करो। मेरा और तुम्हारे चाचू का फैसला है कि तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। जमार की नज़र चंद लम्हों के लिए नीचे झुक गई। वो जानता था कि खानदान में फैसले ऐसे होते हैं, किसी बहस के बगैर, खानदानी रवायत के साथ। जुल्फिकार साहब आगे बोले, जमान को भी कोई एतराज़ नहीं, बस अब तुम बताओ क्या तुम्हें मंजूर है?
जमार ने चंद लम्हे खामोश रहकर दिल की धड़कन संभाल ली। फिर आहिस्ता से कहा, पहले जोया से पूछ लें बाबा, जितनी मुझे नहीं लगता वो राजी होगी। जमान साहब ने नरम और जिद्दी मगर यकीन भरे लहजे में कहा, इसकी फिक्र तुम मत करो, जोया मेरी बेटी है, मैं संभाल लूँगा। तुम सिर्फ अपना फैसला बताओ। जमार लहजा संभाल कर बोला, मैं राजी हूँ, बड़ों का फैसला सर आंखों पर, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। जुल्फ़िकार साहब ने मुतमईन होकर सर हिलाया, तो ठीक है, मैं घर में ऐलान कर दूंगा इस महीने के आखिरी हफ्ते में निकाह हो जाए। वो सादगी से होगा, रुखसती भी सादगी से और वलीमे की रस्म धूमधाम से अदा करेंगे। चाचू और जमार दोनों ने एक साथ सर हिलाया था। कमरे की फ़िज़ा में फैसला कुन खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जिसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके पीछे पूरे ख़ानदान की रवायत, जिम्मेदारी और तारीख खड़ी होती है। ये लम्हा एक आम गुफ्तगू नहीं था, ये वो पल था जहाँ जमार की आने वाली ज़िंदगी का रुख खामोशी से बदल दिया गया था। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। रात के 10:30 बज रहे थे। हवेली की राहदारियों में खादमों के कदमों की चाप भी थम चुकी थी। बाहर आंगन में लटकी लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर मध्यम से साए बनाती थी। जोया के कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही थी, जो इसकी राइटिंग टेबल पर रखी किताब के औराक पर गिरते हुए नरम सा दायरा बना रही थी। कमरे में खामोशी थी, सवाए इसके सफ़े बदलने की आहिस्ता सी आवाज़ के। शगुफ्ता बेगम ने बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोला। जोया ने सर उठाया, नजरें माँ पर पड़ी तो इसने बेख्तियार मुंह बना लिया। शाम वाले वाक़े का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। छोड़ो किताब, शगुफ्ता बेगम ने सख्त मगर थके हुए लहजे में कहा, इधर आओ, बेड पर बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जोया ने किताब ज़ोर से बंद की, जैसे इसमें लिखे अल्फाज भी अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो। वो आहिस्ता कदमों से चलकर बेड पर अपनी माँ के बराबर बैठ गई थी। चेहरे पर नागवारी, आंखों में रंजिश, मगर खामोशी बरकरार थी। शगुफ्ता बेगम ने उसके चेहरे का जायजा लिया, फिर पुरसकून मगर ठोस आवाज में बोली, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम क्यों रेस्टोरेंट गई थी और फिर तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी दोस्त के घर जा रही हो, तुम वहां से रेस्टोरेंट पहुंच गई, ये सब क्या था? जोया ने फौरन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अम्मी, बिला वजह तफ्तीश मत करें, वैसे ही आज इस आदमी ने मेरा दिमाग घुमा दिया। उस आदमी ने? शगुफ्ता बेगम ने तेज नजरों से इसे देखा। फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती, दुनिया भर की जिद बस तुमने उठा रखी है। जोया फौरन बोली, अम्मी, मैं बस। शगुफ्ता बेगम ने हाथ से इशारा किया, तुम जवाब देने के हाल में नहीं हो। मैं कहने आई हूँ इस महीने के आखिर में। वो सुन लो, तुम्हारे बाबा ने पैगाम भेजा है, जुमे को तुम्हारा और जमार का निकाह तय कर दिया गया है। जोया का दिल जैसे एकदम हलक में आ गया था। क्या क्या हो गया आपको? आपका दिमाग तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, शगुफ्ता बेगम ने स्पार्ट लहजे में कहा। इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? निकाह की बात है, कोई खेल नहीं। जोया बेयकीनी से हंस पड़ी, मगर हंसी में गुस्सा ज्यादा था। निकाह मेरा इस भूत के साथ हर वक्त जालिम की तरह आंखें गाड़ कर घूरता रहता है, मैं नहीं कर सकती इससे शादी। शगुफ्ता बेगम ने आंखें तंग करके इसे देखा। एहतराम से बात करो, वो ये बड़ों का तुम्हारा कज़न है, ख़ानदान का लड़का है, और सबसे बढ़कर बड़ों का फैसला है। मैं नहीं मानती। जोया की आवाज़ भराई हुई थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इससे शादी चाहती हूँ। मुझे इसकी शक्ल, वो ख़ानदानी कुछ भी पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकती। असूल, वो घूरने वाली आदत, अम्मी बिल्कुल भी नहीं। कोई पसंद नापसंद नहीं पूछ रहा तुमसे, शगुफ्ता बेगम ने सीधे होकर बैठते हुए कहा। लहजा ऐसा था जैसे फैसला पत्थर पर लकीर हो। ये खानदान का फैसला है, तुम्हारा नहीं। हमने देखा है क्या बेहतर है, तुम अभी बच्ची हो, समझदार फैसले तुम नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज़ मेरी बात तो सुने। शगुफ्ता बेगम खड़ी हो गई, दुपट्टा ठीक किया और जोया की तरफ देखे बगैर बोली, हमारी बात पूरी सुन ली तुमने? अच्छा, अब मेरी तरफ से भी एक बात सुन लो। तुम्हारा निकाह इसी तारीख को होगा। एहतजाज करना हुआ तो दिल में करो, जुबान से नहीं। जोया की आंखों में जमार से पानी उतरने वाला था। मैं जमार से शादी नहीं चाहती।
मैं बात दोबारा सुनना नहीं चाहती। शगुफ्ता बेगम की आवाज़ ने जोया को खामोश कर दिया। जो कह दिया वही होगा, अब आराम करो। वही कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और बगैर पलट के देखे बगैर निकल गई थी। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया बेड पर बैठी रह गई। हाथ कांप रहे थे, दिल भारी था और सर में वही एक जुमला गूंज रहा था, निकाह। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। इस महीने के आखिरी जुमे को 2 दिन बीत गए थे। घर में होती तैयारियों को बस खामोश नजरों से देख रही थी, लेकिन आज इसकी बस हो गई थी। रात की खामोशी हवेली की दीवारों में फैली हुई थी। राहदारी की मध्यम पीली रोशनी लंबे लंबे साए बना रही थी। कहीं दूर बजता घड़ी का सेकंड हैंड कमरे की संजीदा फिजा में और ज्यादा ठंडक भर रहा था। इसी सन्नाटे में जोया तेज कदमों से चलती हुई जमार के कमरे के सामने आ रुकी। इसकी सांसें बेतरतीब थी, आंखों में गुस्सा और दिल में हलचल। इसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर दस्तक दी। एक भारी सी थप, फिर दूसरी थप। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। जमार सफेद सूट की आस्तीनें मोड़ता हुआ खड़ा था। बाल हल्के बिखरे, आंखें तंग, जैसे नींद से उठा हो या किसी गहरी सोच से निकला हो। दोनों को एक दूसरे को देखना जैसे एक और जंग की तैयारी थी। क्या मसला है? जमार ने सख्त आवाज में पूछा। इस वक्त क्या करने आई हो? जोया ने जब्त खोते हुए कहा, मुझे आपसे बात करनी है, अभी इसी वक्त। जमार ने तंजिया हंकारा भरा। मुझे कोई बात नहीं करनी, फैसला तुम तक पहुंच चुका होगा। बेहतर है इसी पर कायम रहो, तमाशे करने की जरूरत नहीं। मैं तमाशा नहीं कर रही। जोया की आवाज़ ऊंची हो गई। आप मेरी बात सुनेंगे, हर कीमत पर सुनेंगे। ये जिंदगी का सवाल है। जमार चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर झंझला कर बोला, ठीक है, कहो क्या बात है। जोया ने इसकी इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। कमरा साफ सुथरा, मुनज़्ज़म, जैसे हर चीज़ नाप तोल कर रखी गई हो। लकड़ी की महक और हल्की कोलोन की खुशबू हवा में मिली हुई थी। जमार फौरन इसके पीछे आया। रुको, बाहर खड़ी होकर बात करो। कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून से बैठकर बात करनी है। वो सीधा बेड के करीब जाकर खड़ी हुई। और आप कभी सुकून से बात, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। जमार ने गहरी सांस ली, जैसे खुद पर जब्त रखा हो। बोलो क्या है? जोया ने सीधे इसमें कहा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। इसकी आंखों में देखा। जमार खान, ये तय है और आप अभी सबको मना कर दें? बस बहुत हो गया। जमार के चेहरे पर हल्की सी हैरत आई, फिर वो फौरन गुस्से में बदल गई। शादी करने में मसला तुम्हें है, मुझे नहीं। ये रिश्ता बचपन से तय है और तुम अचानक क्यों सर फोड़ने लगी हो? किस बात का ड्रामा? जोया फिर से भड़क उठी। ये ड्रामा नहीं है, ये मेरी जिंदगी है और आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते, ना कभी बने हैं ना बनेंगे। बेहतर होगा आप सबको कह दें कि आप मुझ जैसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाना चाहते। जमार ने इसे घूर कर देखा, एक ठंडी काटती हुई नजर। मुझे अच्छा लगे या बुरा, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगी। वो आहिस्ता मगर सख्त लहजे में बोला, अगर तुम 5 मिनट के अंदर मेरे कमरे से बाहर नहीं गई तो खुदा की कसम मैं भी बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। आखिरी बार कह रहा हूँ। इसकी आवाज़ में कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक हकीकत का ऐलान था। जोया लम्हे भर साकित हो गई। इससे साफ अंदाजा था कि ये आदमी जो कह रहा है वो कर भी सकता है। इसकी नज़रें जमार के चेहरे पर चंद लम्हे के लिए ठहरी थी, जिसमें सख्ती थी, जिद थी और एक ऐसी दीवार थी जिससे टकराना सिर्फ खुद को जख्मी करना था। ठीक है, जोया ने गुस्से से पांव पटका। आपसे बात करना फजूल था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते एक आखिरी बार इसने मुड़कर जमार को देखा। इसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि इस रात इसकी जिंदगी किस रुख पर मुड़ रही है। फिर वो दरवाज़ा जोर से खोलकर बाहर निकल गई। पीछे जमार चंद लम्हे इसे जाते हुए देखता रहा, खामोश, मगर अंदर कहीं कोई लहर निहायत सख्ती से टकराई थी, जिसे वो जाहिर करने का आदी नहीं था। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। जोया के कमरे में दोपहर की धूप नीमवा खिड़की से अंदर रस रही थी। फर्श पर पड़ा सुनहरी पैटर्न वाला गुलाबी कालीन रोशनी में कुछ और ही उदासी दिखाई दे रहा था। वो बेड के किनारे बैठी निकाह का सुर्ख जोड़ा दोनों हाथों में इसकी जकड़े ऐसे घूर रही थी जैसे वो कपड़ा नहीं
मजबूरी का बायस हो। आंसू किसी जिद्दी बच्चे की तरह पलकों पर अटके हुए थे और चेहरा गुस्से, बेबसी और खौफ का अजीब सा मैलाप बन चुका था। चंद लम्हे बाद दरवाजे का हैंडल चिड़चिड़ाते हुए खुला और अगले लम्हे जुलेखा बेगम दाखिल हुई। सफ़ेद दुपट्टा सर पर मजबूती से जमा हुआ, चेहरे पर वही रवायती संजीदगी और निगाहों में खानदान का गरूर, जैसे वो कमरे में नहीं अदालत में दाखिल हुई हो। वो झटके से इसने लड़ती हुई आवाज़ में बोला, आंखों में पानी भर आया, तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। अभी वो इनके सीने से लगी, लेकिन जुलेखा बेगम ने दोनों हाथों से एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, मगर काटदार थी कि खबरदार, इनकी आवाज़ तेज तो नहीं थी, जैसे कमरे की सारी हवा रुक गई हो। हमारे करीब मत आना, तुम्हें इस काबिल नहीं रही कि हमारी पोती कहलाओ। वो पल भर को साकित रह गई, जैसे किसी ने दिल के बीच में सांस खींच ली हो। दादो, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इसकी आवाज़ टूट चुकी थी। मैं आपकी तो पोती हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप? जुलेखा बेगम ने इसकी बात पूरी नहीं होने दी। हाथ के एक इशारे से खामोशी के हुक्म की सूरत दे दी। खानदान के हुक्म की पासदारी नहीं करनी तुम्हें। तुम जानती हो तुम्हारी एक हरकत से कितनी बातें निकलेंगी। क्या सोचकर रात को जमार के कमरे में गई थी? दादो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ बस। जुलेखा बेगम की आवाज़ बुलंद हुई, मगर बरसों का रोब इसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गया था। जो लड़की निकाह से एक रात पहले किसी गैर मर्द के कमरे में जाती है, वो अपने फैसलों का बोझ खुद उठाती है। वो रो पड़ी। गैर मर्द? दादो, वो जमार है, हमारा रिश्ता कभी ठीक नहीं रहा। मैंने तो सिर्फ बात की थी, हमें तुम्हारी वजाहतों में कोई दिलचस्पी नहीं। जुलेखा बेगम ने सर्द लहजे में कहा, जैसे हर जुमला पहले से तयशुदा हो। जो होना था वो हो चुका है। खानदान ने फैसला कर लिया, निकाह आज शाम होगा। नहीं, वो एक कदम आगे बढ़ी, दुपट्टा कंधे से फिसल गया। मैं जमार से शादी नहीं करना चाहती। मैंने कितनी बार कहा है, वो मेरे लिए सही इंसान नहीं है। हमारी कभी अच्छी बनती नहीं, और तुम्हें कब से अपनी मर्जी चलाने की आदत हो गई। जुलेखा बेगम की आंखें तंग हुई थी। आज तुमने इनकार किया है, कल को घर से भागने की बात करोगी। खानदान की इज्जत कोई खेल है? वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आवाज़ में थकन। दादो, जुल्म नहीं करें। सिसकियों की लड़खड़ाहट थी। मैंने ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है, ये तुम्हारे जैसे फैसले तबाही लाते हैं। फैसला मेरा होना चाहिए। जुलेखा बेगम आगे बढ़ी, इसके करीब खड़े होकर बोली, सब खत्म। अब तुम वही करोगी जो हम, तुम्हारे नखरे, तुम्हारी मर्जियाँ। आज का इनकार हम बर्दाश्त कर गए, लेकिन आइंदा अगर तुमने जुबान खोली ना। वो रुकी, निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ दी। तो तुम सिर्फ खानदान से नहीं निकलोगी, हम तुम्हें इस दुनिया से भी बेदखल कर देंगे। वो पत्थर की तरह अपनी जगह जम गई थी, आंखें फैल गईं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप सीने में वटक गई। दादो, जैसे तुमने हमें रुस्वा करने की ठानी है ना, इस तरह। वो एहतजाज करती रही। मैं सिर्फ डर गई थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया दादो, प्लीज़। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। बात सुन ले। लेकिन जुलेखा बेगम का हर जवाब पत्थर की दीवार था। तुम चुप हो जाओ। आज के बाद तुम्हारी ना मर्जी चलेगी ना दलील। ये जोड़ा पहनना है तुम्हें, और निकाह इस इंसान से होगा जिसका नाम खानदान ने ठुकराया है। वो हिचकियों में उलझ गई, हाथ कपकपा रहे थे, आंखें सुर्ख। मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, वो आखिरी कोशिश के तौर पर बोली। खुश नसीबी वालों को मिलती है, जिद्दी लड़कियों को नहीं। जुलेखा बेगम ने जोड़े की तरफ उंगली से इशारा किया, तैयार हो जाओ, 1 घंटे बाद दोबारा आएंगे। ये कहकर वो मुड़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते कमरा जैसे खाली नहीं बल्कि दुश्मनगाह बन गया। सब एक हूँ, सन्नाटा, धूप, और इसके सामने पड़ा वो सुर्ख जोड़ा साथ इसे घूरते दिखाई देने लगी। वो धीरे से बेड के किनारे बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, और वो रोना शुरू किया, कहीं बहुत दूर, जिसमें एहतजाज भी था, शिकस्त भी, आखिरी सी उम्मीद के शायद कुछ बदल जाए। लेकिन इसके लाख एहतजाज के बावजूद कुछ देर बाद बड़ों की मर्जी के मुताबिक निकाह तय पा चुका था। निकाह के बाद कुछ खानदानी रस्म अदा कर दी गई, और फिर इसे जुमार के कमरे में
दुल्हन की तरह बिठा दिया गया। कमरे में मध्यम सुनहरी लाइट्स जल रही थीं और दीवारों पर पड़ने वाली सायों की जंबिश कमरे को किसी कैदखाने जैसा बना रही थी। बिस्तर पर बिखरे गुलाब के फूल एक अजीब सा घुटन भरा एहसास दे रहे थे। वो खुशबू नहीं, वो सर झुकाए बैठी थी, हाथ एक दूसरे में उलझे हुए और चेहरा गुस्से की तपिश से सुर्ख था। इसका बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर गुजरे, लेकिन इसको अपने हाथ बंधे हुए महसूस हो रहे थे। वो शादी नहीं करना चाहती थी, मगर इसके बावजूद इस पर ज़बरदस्ती ये रिश्ता थोपा गया था। यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी। चंद लम्हे बाद कदमों की आहट पर इसने सर उठाकर दरवाज़ा खोला। जमार 2 कदम अंदर आया, दूध का ग्लास हाथ में थामे, जैसे सब कुछ इसके इख्तियार में है। चेहरे पर वही बेनियाजी और इसकी मर्जी की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो कुछ कहता इससे पहले वो तल्खी से हंसी और इसको देखते हुए निहायत नफरत से बोली, बहुत खुश हो रहे होंगे ना, मेरे इनकार के बावजूद मुझे दुल्हन बना लिया। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई, मेरी अकड़ तोड़ दी। ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना? जमार ने दरवाज़ा बंद किया, एक तेज सांस लिया और उकताहट से बोला, हाँ हाँ, मैं तो मर रहा था तुम्हें यहाँ लाने के लिए। अपने मुँह से इतनी अहमियत मत दो खुद को। मेरी नज़र में तुम्हारी ये औकात भी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा खुद को अच्छी तरह पहचान लो और सोच समझ कर अपने लिए जुमले इस्तेमाल करो। वो तिलमिलाई, मेरे करीब आने का सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहती। तुम क्या समझते हो, बीवी बना ली, अपने नाम की सेज पर बैठा लिया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपने वजूद तक रसाई दे दूंगी। मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, तुम्हें खुद तक आने देना तो बहुत दूर की बात है। इसके मुंह से अल्फाज नहीं, अंगारे निकल रहे थे। जमाद इसके सामने आ खड़ा हुआ, नज़र सीधी इसकी आंखों में गड़कर निहायत सर्द लहजे में बोला, तुम्हें अपने बारे में इतनी खुशफहमी क्यों है? तुम मुझे आज बता दो, किस बात की खुशफहमी तुमने पाल रखी है? मैं भी कोई शौक नहीं रखता तुम्हारे पास बैठने का। तुम्हारे वजूद अगर रसाई हासिल करने का तुम जैसी लड़की की शक्ल भी देखना मुझे गवारा नहीं है। जैसे खुद से ज़्यादा कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरी नज़र में तुम्हारी औकात सफ़र है। जो औरत अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को संभाल नहीं सकती, इससे मैं क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। खैर, तुमसे मुझे मज़ीद कोई बात नहीं करनी। कि कहकर इसने ग्लास आगे बढ़ाया और इसे देखते हुए मज़ीद बोला, ये दादी ने इतनी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, ये दादी ने भेजा है, पी लो। और हाँ, रात गुफ्तगू में बर्बाद नहीं करना, आराम कर लो। पूरा दिन तो मसरूफ़ रही हो, जितना भी झगड़ा करना है सुबह कर लेना। इसने ग्लास को घूरा। जमार का नाम सुनते इसकी सांस हल्की से रुकी, मगर दादी को घूरा। पूरे घर से वो लड़ लेती थी, हर शख्स के खिलाफ चली जाती थी, अपने हक में आवाज़ बुलंद कर लेती थी, लेकिन हमेशा जुलेखा बेगम के सामने वो खामोश हो जाती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो खुद अपना बुढ़ापा इनकी आंखों में देख रही है। जितनी ज़िद्दी वो थी, इतनी ज़िद्दी इसकी दादी भी थी, इसलिए वो इनके हुक्म को कभी इनकार नहीं करती थी। बहुत कुछ कहने को था, मगर अल्फाज गले में फंस गए थे। इसने ग्लास लिया जैसे मजबूरीन हाथों पर रख दी गई हो। वो एक ही घूंट में पी गई। जमार ने तंजिया नज़रों से इसे देखना, शुक्र है एक काम तो समझदारी का कर लिया। इसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल चुकी थी। इसका हर अंदाज बता रहा था कि जो दूध इसने दिया है वो महज मामूली दूध नहीं है। जबकि दूसरी जानिब ग्लास रखते इसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। कमरा हिलता सा महसूस हुआ, साए दीवारों पर चौड़े होते गए। वाज़ेह तौर पर इससे पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस कर रही थी। वो पलकें झपकने लगी, सांस बेतरतीब। वो लड़खड़ाई थी। जमार अपने हाथों में कपकपी दौड़ गई। इससे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। न जाने क्यों इसे कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से होने लगा। जमार हल्का सा, बहुत हल्का सा मुस्कुराया। चेहरे पर एक अजीब सा ठहरा हुआ सुकून था, ऐसा सुकून जो किसी जीते हुए शख्स का होता है। बस थोड़ा सा सुकून आवर है। वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, दादी नहीं चाहती कि तुम आज की रात चीख चीख कर घर सर पर उठाओ। वो चाहती हैं बस तुम आज की रात अपने शौहर को महसूस करो, इसकी गुर्बत को महसूस करो।
इसलिए तुम्हारी आंखें बंद करना बेहद ज़रूरी है। तुमने मुझे, इसका दिल सीने में धड़क कर जैसे फंस गया। इसने उंगली उठाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद पिया। ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम मुझे किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं दे सकती। ज़मीन इसके नीचे से खिसकती चली गई। आंखों के सामने हर चीज़ धुंधला गई। सांस भारी होने लगा। वो बेड के किनारे लड़खड़ा कर गिरी और हाथ बेडशीट को पकड़ते हुए फिसल गए। समार इसके करीब आया। इसकी आंखों में खौफ, बेबसी और धुंधलाहट एक साथ तैर रही थी। वो इसके करीब रुक कर झुका, इतना कि इसकी सांस इसके चेहरे को छूने लगी। इसने धीरे से कहा, हम खान हैं, ताकत से फैसला ये करते हैं, और याद रखना, वो साकित नीम बेहोश पड़ी थी, कोई फैसला नहीं करोगी। आज जो तुम्हारे साथ होगा वो सब मैं करूँगा, और तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका दुपट्टा उतारता है, इसके कानों के पास खुली ज्वेलरी उतारता है, नरमी से, ना मोहब्बत से, बस एक ज़रूरत के तहत, जिससे वो कुछ कंट्रोल की अलामतें उतार रहा हो। कमरा खामोश और घंटे से हो जाता, सिर्फ इसकी हल्की मखमूर और जमार की वो नज़र जो कह रही थी, सांस बाकी रह जाती थी, रात तुम्हारी बार है और मेरी जीत। जैसे जैसे वो इस पर उलझन से आज़ाद कर रहा था, वैसे वैसे इसकी गुस्ताखियाँ बढ़ने लगी थीं। लम्हा लगा था इसने इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था, जबकि वो मासूम बिल्कुल बेहाल पड़ी थी। ऐसे कोई होश नहीं था जिस चीज़ से वो भाग रही थी, वो चीज़ इसका शौहर इससे हासिल कर चुका है। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। कमरे में मध्यम रोशनी दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। पर्दे बंद थे, मगर सुबह का हल्का सा नूर अंधेरी फ़िज़ा में घुलकर अजीब सा बोझ पैदा कर रहा था। ज़ोया की आंख इस वक्त खुली जब इसने अपने गिर्द एक सख्त गिरफ्त महसूस की। दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। वो झटके से उठने लगी तो एहसास हुआ कि जमार की बाहें इसके गिर्द हैं, जैसे वो रात भर इसकी बहुत करीब सोया हो। इसके दिल में एक झटका उतरा, खौफ, शर्मिंदगी और शदीद घुन सब एक साथ उठे थे। वो जल्दी से पीछे हटी, अपनी चादर और दुपट्टा घबराहट से संभाला। सांस फूली हुई, आंखें नम और चेहरा गुस्से से लाल। इसे अपनी हालत का फौरन अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथ रात बहुत कुछ हो चुका है। इसकी अचानक हरकत से जमार की आंख खुल गई। इसने पहलू बदल कर इसे देखा और बेशर्म ठहरी हुई मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। अरे वाह, वो हंसा। सुबह सुबह इतनी शर्माहट, तुम क्या समझी थी मैं खानज़ादा होकर अपना हक छोड़ दूंगा? तुम जैसी औरतों से अपना हक वसूल करना हम मर्दों को आता है। तुम क्या समझती हो तुम मुझे अपने करीब आने से रोकोगी और मैं रुक जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जब जब मुझे तुम्हारी तलब होगी मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। ज़ोया की सांस अटक गई थी, इसके लब कांपते थे। आपको शर्म नहीं आती? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी, वो मेरी मर्जी के बगैर। हाँ तो जो कुछ भी हुआ, जमार ने टांग फैलाकर बैठते हुए कहा, जैसे ये सारी सूरत हाल इसके लिए मामूल की बात हो। बीवी हो तुम मेरी, तुम पर इख्तियार रखता हूँ। तुम्हारे नज़दीक आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम रोकोगी तो मैं इस तरह तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है और तुम आगे जाकर कैसा महसूस करोगी। हम अपनी ख्वाहिश की तलब अपनी बीवियों से पूरी करते हैं, और अगर हमारी बीवी हमारे खिलाफ जाए, बगावत पर उतरे, तो इसे अपनी मुट्ठी में करना मुझे बखूबी आता है। इसलिए बेहतर होगा मुझसे बहस करना बंद करो। तुम कभी भी मेरे आगे जीत नहीं सकती। मैं तुम्हें हमेशा ज़ीरो करूँगा। इसके लफ्ज़ों में जैसे किसी पर पत्थर मारा हो। ज़ोया की आंखों में आंसू भर गए, मगर आवाज़ सख्त थी। वो इसको देखते हुए दरुश लहजे में बोली, बीवी होने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे इंसान ही ना समझें। बीवी से भी इजाज़त ली जाती है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ कि जिस पर ताकत आजमा कर रिश्ता कायम कर लिया जाए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? क्या मैंने आपको इजाज़त दी थी कि आप मेरे करीब आएँ? कल रात मैंने आपको मना कर दिया था कि आप मेरे नज़दीक नहीं आएंगे। फिर आप क्या सोच कर मेरे करीब आए? मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी।
یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. اگر بیوی نے انکار کیا ہے تو اس کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے. آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری مرضی کے بغیر یہ وجود میرا آپ کا نہیں جو آپ اس کو اس طرح روند رہے ہیں. زمار بے نیازی سے ہنسا. ڈرامہ بند کرو. رات بھر لطف آیا ہے، اب صبح صبح اخلاقیات یاد آ رہی ہیں. اگر تمہیں اتنے مسائل تھے پھر خود پر کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ جب میں تمہارے نزدیک آ رہا تھا تب لطف کیوں لے رہی تھی؟ واق بگولا ہو گئی تھی. وہ غصے سے بولی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ سب میرے اختیار میں ہوتا میں کبھی آپ کے ساتھ یہ سب نہیں کرتی. میں بس ہوش میں نہیں تھی. اگر ہوش میں ہوتی آپ کو زندہ نہیں چھوڑتی. کیا میں کھلونا ہوں آپ کا، یا کوئی چیز یا کوئی ملکیت؟ آپ کے ذہن میں آخر ہے کیا؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں؟ کیا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ایسا؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے. اسے اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا. زندگی میں اس نے ہمیشہ خودداری کی سانس لی تھی، لیکن آج اسے سب کچھ تباہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. زمار اس کی طرف جھکا، آنکھیں پتلی کرتے ہوئے بولا، میرے سامنے اس مظلومیت کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم میری بیوی ہو اور جو میرا حق ہے وہ میرا ہے. بحث ختم. اس لیے اپنے آنسو، اپنی ادائیں اپنے پاس رکھو. میرے سامنے مظلومیت کا ڈرامہ کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ان مردوں میں شامل نہیں ہوں جو عورت کے آنسو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے. زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے. احتجاج اس کی ہڈیوں میں دھڑک رہا تھا. اگر یہی سوچ آپ کی ہے تو سن لیں، میں کبھی آپ کو قبول نہیں کروں گی. کبھی نہیں. آپ نے میری عزت کے ساتھ نہیں، میری روح کے ساتھ زیادتی کی ہے. زمار نے اس کی بات پر بے حسی سے کہکا لگا دیا. او خدا، فلم کم دیکھا کرو زویا. پھر ایک تیز سانس کھینچ کر بولا، اور ہاں، یہ مت سوچنا کہ یہ سب ایک بار تھا. میں روز اس طرح برداشت نہیں کروں گا کہ تم منہ بھلا کر بیٹھو اور میں چپ رہوں. کہانی اب تمہارے اصولوں پر نہیں چلے گی. وہ ایک قدم پیچھے ہٹی جیسے سامنے کوئی درندہ کھڑا ہو. آپ مجھے توڑ نہیں پائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. زمار نے شانے اچکائے. ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کا فیصلہ ہی اب میں کروں گا، تم نہیں. اتنا کہہ کر وہ اٹھا، نڈھال مگر فاتح چہرے کے ساتھ بالوں میں ہلکا ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ بند ہوا تو کمرہ جیسے کھنکا کر خالی ہو گیا. زویا بیٹھ گئی، سانس گہری، ہاتھ کانپتے اور دل کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا. اسے معلوم تھا آج کی صبح صرف ایک نئی اذیت کا آغاز تھی اور کچھ نہیں. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. دوپہر کے 2 بج رہے تھے. پورے گھر میں ایک سناٹا پھیلا ہوا تھا، جیسے دیواریں بھی کسی خفیہ طوفان کی منتظر ہوں. زویا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دادی کے کمرے کی طرف بڑھی. دل میں اور آنکھوں میں بہتے آنسو، سانس بھاری. ایک بے رحم سا بوجھ. زلیخا بیگم نے اپنے مخصوص انداز میں صوفے پر سیدھی پشت کے ساتھ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی. چہرے پر سختی، آنکھوں میں سرد وقار. دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا تھا کہ زویا اچانک لپک کر اس کی آواز ٹوٹ گئی، ان کے گلے سے لگ گئی. دادو، میری زندگی برباد ہو گئی. دادو، مجھے بچا لے. زلیخا بیگم چونک گئی. ہاتھ کانپے مگر فوراً سختی اختیار کی. ارے وہ پاگل لڑکی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس طرح کوئی مر گیا ہے کیا؟ زویا نے سر اوپر کیا، چہرہ لال، آنکھیں سوجی ہوئی، سانس ہچکیوں میں. کچھ خیر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اس کی آواز الجھی ہوئی تھی. دادی لرز رہی تھی. میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. مجھے نکاح ختم کرنا ہے، ابھی اسی وقت. دادی نے تسبیح روک کر اسے گھورا. کون سا؟ وہ میری اجازت. زویا روحان سی آواز میں بولی. دادو، اس کے بغیر وہ میرے قریب آیا. میں نے صاف منع کیا تھا. میں نے کہا تھا مجھے فاصلہ چاہیے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا مجھے لیے. اس کی آواز مزید لرز گئی. اس نے میری بات نہیں مانی. دادو. زلیخا بیگم کا چہرہ پہلے سخت ہوا، ایک کمزور حالت میں دھکیل دیا، پھر حیرت، پھر غصے میں بدل گیا. بکواس بند کرو. وہ دھاڑی. کیا بکواس نکال لی ہے تم نے؟ شوہر ہے وہ تمہارا. شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ جرم ہو جاتا ہے کیا؟ زویا نے آنسو پونچھے، غصے اور تکلیف سے بھری آواز میں کہا. دادو، میں انسان ہوں، پتھر نہیں. میری مرضی. وہ سب کس لیے ہے؟
میں نے کہا تھا مجھے نہیں چاہیے، یہ میرا اختیار ہے، رشتہ مجھے وقت چاہیے، مگر اس نے مجھے سننے کے بجائے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ زلیخا بیگم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ پورے قد سے کھڑی ہو گئی، آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ تمہاری یہ زبان ہی تمہیں اس حد تک لائی ہے۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا، بہت ہو گیا زویا، بہت ہو چکی تمہاری ضدیں، خاندان کا وقار تمہاری وجہ سے داؤ پر لگ گیا ہے۔ نکاح کو مذاق نہیں سمجھتے ہم دادو۔ خاموش۔ وہ گرجی، شوہر کا اپنی بیوی کے قریب آنا تمہارے حساب سے زیادتی ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو، اس ڈرامے بازی کا وقت نہیں ہے۔ زویا کا دل جیسے پھٹنے لگ گیا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، میری زندگی ہے، میری سانسیں اب اس گھر میں گھٹ رہی ہوں دادو، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ میری بات نہیں سنتا، میری مرضی نہیں مانتا۔ مرضی؟ دادی نے طنزیہ کہکا لگایا، ہمارے خاندان کی بیٹی ہو تم، کس نے یہ آزادی دی تمہیں کہ نکاح کے بعد بھی اپنی مرضی چلاؤ؟ عزت نفس ہے زلیخا بیگم، زویا نے تھر تھراتے ہوئے کہا، یہ آزادی نہیں۔ اس نے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، عزت نفس کو مار ڈالو، یہاں خاندان کی عزت پہلے آتی ہے، سمجھی؟ زویا شعلے کی طرح بھڑک اٹھی، میں سب برداشت نہیں کر سکتی، میں عدالت جاؤں گی اگر یہ رشتہ ایک بال کے برابر بھی ڈولا۔ زلیخا بیگم، ہم صرف تمہیں، اس کی آواز برف اور آگ کا میلاب تھا، تو یاد رکھنا گھر سے نہیں نکالیں گے بلکہ تمہارا نام بھی ہمارے خاندان کی کتاب سے مٹا دیں گے۔ زویا پتھر ہو گئی، سانس بند، دل ساکت۔ دادو؟ ہاں۔ انہوں نے تسبیح دوبارہ ہاتھ میں لی، لرزتے لبوں سے کہا، آپ بھی ایک لفظ اور کہا تو اچھا نہیں ہوگا، نکاح ہو گئے، شوہر ہے تمہارا، چپ چاپ اس رشتے میں رہنا ہے۔ زویا خاموش رونے لگی اور دادی کی تسبیح کی ٹھنڈی بے رحم ٹک ٹک پورے کمرے میں گونجتی رہی۔ وہ کچھ دیر ان کو دیکھتی رہی اور پھر فوراً کمرے میں بند ہو گئی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں پھیلی ہوئی خاموشی ایسی تھی جیسے پوری دنیا کہیں تھک کر سو گئی ہو، صرف ایک دل جاگ رہا ہو، ٹوٹا ہوا، پریشان، بے آسرا۔ بالکنی کے ریلنگ کے سائے لمبے ہو کر زمین پر بکھر رہے تھے۔ زویا ان سایوں میں کھڑی، دونوں ہاتھ ریلنگ پر جمائے، سر جھکائے، سسکیوں کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہوا اس کے آنسو سوکھا نہیں رہی تھی بلکہ ہر جھونکا تکلیف کو اور اندر دھکیل رہا تھا۔ اس قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی، دل یکدم سنسنایا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر بھی وہ جان گئی کہ یہ زمار ہے۔ بوجھل سانس کے ساتھ اس نے آنسو صاف کی، اپنی چادر سنبھالی اور فوراً پیچھے مڑے بغیر اندر جانے لگی۔ مگر 2 قدم چلی تھی کہ زمار اس کے سامنے آ گیا، اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ 1 منٹ، اس کی آواز حیرت اور خفگی کے بیچ لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو تم یوں ساری رات آنسو بہا رہی ہو، مجھے شرمندہ کر رہی ہو جیسے میں کوئی دشمن ہوں تمہارا؟ زویا نے اس کا ہاتھ جھٹکا، آنسو دوبارہ اس کی پلکوں تک آ گئے تھے۔ بیوی ہو تم میری۔ زمار نے گہری نظر اسے دیکھا، اگر میں تمہارے قریب آ گیا تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا مرد کی کوئی خواہش نہیں ہوتی؟ زویا تڑپ کر پلٹی، آواز بھڑا گئی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ خواہش ہوتی ہے زمار، اور میں اس خواہش کا احترام کرتی ہوں، بیوی ہونے کی حیثیت۔ خان سے رشتے کی قدر مجھے بھی معلوم ہے، لیکن بغیر اجازت، بغیر میری رضا کے ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا سینہ ہولے ہولے اٹھ رہا تھا، جیسے ہر لمحہ اسے اندر سے زخمی کر رہا ہو۔ آپ چاہتے کیا تھے؟ وہ روتی ہوئی بولی، میری اکڑ توڑنی تھی نا، بس یہی ارادہ تھا آپ کا۔ یہ لڑکی ضدی ہے، اسے میں سیدھا کر دوں۔ ہاں نا، یہی سوچا تھا۔ دیکھیں آپ جیت گئے، کیونکہ آپ نے توڑ تو دیا۔ زمار کی آنکھیں لمحہ بھر کو ہلکی سی بوکھلاہٹ میں ڈوب گئیں، پھر اس نے خود کو سنبھالا جسے کوئی اناہاری ہو اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، میں نے تمہارے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا، تم خود ہی اپنے آپ کے بارے میں الٹا سیدھا خیال بنا لیتی ہو۔ میں؟ زویا کے لب کانپے، میں کیسے الٹا سوچتی ہوں؟ آپ مجھے موقع ہی نہ دیتے تو میں ایسا سوچتی؟ وہ بھی آپ نے خود مجھے مجبور کیا، اور اوپر سے دادی سمجھا رہی ہیں کہ غلطی میری ہے۔ میری؟ زمار نے چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے یہ بات اس سے بھی کچھ ٹھٹک گئی ہو۔ پھر اچانک اس نے سخت ہو کر پوچھا،
تمہیں ضرورت کیا تھی دادو کو بتانے کی؟ اپنے گھر کی بات باہر لے گئی۔ اگر تمہیں شکوے شکایت تھے تو مجھ سے کرتی۔ زویا ہنستی، ایک ایسی ہنسی جو رونے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کس بات کی شکایت کرتی؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میری پوری زندگی بدل دی گئی ہے زمار، میں تو یہ شادی نہیں چاہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ پورا پاکستان گھوموں، اپنی مرضی کی زندگی جیوں، دنیا دیکھوں، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ میری بھی انہیں عام لڑکیوں کی طرح شادی کر دی گئی جو بس رو رو کر یہی کہتی رہتی ہیں کہ قسمت میں یہی تھا۔ وہ مڑی، آنسو صاف کیے اور تھکے قدموں سے اندر چل پڑی۔ بیڈ تک پہنچتے پہنچتے اس کے کندھے مزید جھک گئے تھے۔ وہ چادر اوڑھے سیدھا لیٹ گئی، جیسے پورا جسم ہار گیا ہو۔ پیچھے کھڑی زمار کی آنکھیں اس کی پشت پر جمی رہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید وضاحت، شاید ضد، شاید کچھ بھی نہیں، مگر کچھ بولنا چاہتا تھا۔ کمرے میں صرف ٹوٹے ہوئے خوابوں کا شور باقی رہ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد ڈائننگ ہال کی فضا ہر رات کی طرح پرسکون تھی، مگر زویا کا دل آج بھی بھاری تھا۔ گھر کے بڑے لکڑی کی میز پر سب اپنی اپنی پلیٹوں میں مصروف تھے۔ چھت کے فانوس کی سنہری روشنی ہر چہرے پر نرمی سے پڑ رہی تھی، مگر زویا کے چہرے پر وہ روشنی بھی ماند لگ رہی تھی۔ وہ چمچ سے چاول ادھر ادھر کرتی رہی، جسے کھانا نہیں، اپنی پریشانیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زمار اس کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مگر دونوں کے درمیان ایک انجانی سردی حائل تھی۔ وہ کبھی کبھار اسے کناروں سے دیکھ لیتا، مگر زویا نظریں جھکا کر بیٹھنے میں ہی عافیت سمجھ رہی تھی۔ اچانک زمار نے چمچ میز پر رکھا، اپنے باپ ذوالفقار صاحب کی طرف دیکھا اور پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان ٹور پر۔ بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ زویا جیسے کرنٹ کھا کر سیدھی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں، دل کی دھڑکن گلے میں آ پھنسی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی، جسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ بات واقعی اس کے کانوں میں پڑی ہے۔ دادی بیگم نے کھانا روک کر اسے دیکھا، پھر زمار کو گھوڑی مار کر بولی، ہمارے خاندان میں کوئی عورت یوں دندناتی نہیں ہے، یوں جائے گی گھر کی بہو، گھر میں رہنے کے لیے پھرتی۔ زمار نے بغیر جھجک کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ دادو، من بیوی کے ساتھ پاکستان گھومنا ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، وہ چاہتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنا میرا فرض ہے۔ زویا کا ہاتھ لرز گیا۔ اس نے جلدی سے پلیٹ کے نیچے ہاتھ چھپا لیا، جسے خود کو قابو میں نہیں لا پائے گا۔ اس کے بعد زمار نے بات جاری رکھی، اور ایک بات اور، انٹرنیشنل ٹرپ پر جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے زویا کا پاسپورٹ بنے گا۔ سب چیزیں میں ہی دیکھوں گا۔ میں آپ سب کو اطلاع دے رہا ہوں۔ پوچھ، اپنے فیصلے میں خود بھی لے سکتا ہوں۔ پوچھ نہیں رہا، عمر بھی کم نہیں رہی میری، اور امید ہے کوئی میرے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ پورے ہال میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، جیسے سب کی سانسیں ایک دم رک گئی ہوں۔ ذوالفقار صاحب نے تھوڑا سا جھک کر پانی کا گلاس رکھا، اور جیسے تمہیں مناسب لگے تم دونوں بالغ ہو، نرمی سے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، اگر رضامندی سے جا رہے ہو تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے۔ دادی بیگم نے تیز نظروں سے زویا کو دیکھا، مگر اس بار کچھ نہیں کہا۔ شاید زمار کا انداز ہی ایسا تھا کہ جواب دینے کی ہمت کسی میں نہ رہی۔ زویا نے ہلکی سی سرگوشی میں تقریباً بے آواز ہو کر کہا۔ زمار نے ناگواری کے بغیر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا کہ یہ نرمی کے ساتھ۔ آپ کی طرف دیکھا، جو کرنا چاہیے تھا وہ کر رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کی خواہش پوری کر رہا ہوں، اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ زویا کا دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اس کے اندر سب کچھ الجھا ہوا تھا، رنجش بھی، حیرت بھی، اور کہیں دور اندر ایک چھوٹی، جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ لمحہ بھر کے لیے ہلکی سی گرم سانس ہو۔ اسے سر جھکا کر خود کو سنبھالا، مگر اندر کے طوفان کی لہریں اب بھی ہلکوڑے مار رہی تھی۔ خاندان والے خاموشی سے کھانا جاری رکھے تھے، مگر فضا کا رنگ بدل چکا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے زویا کو آواز غیر متوقع کیوں نہ تھی، زویا کی خواہش کو آواز دی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا اٹھا رہی تھی، مگر اندر کہیں ایک دروازہ ہلکا سا کھل گیا تھا، خواہشوں کا، آزادی کا، یا شاید کسی نئے سفر کا۔ کچھ دیر بعد زمار کے کمرے میں ہلکی
मध्यम रोशनी जल रही थी। हवा का पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था, मगर जोया के अंदर की बेचैनी किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। वो सोफे के कोने पर बैठी थी, उंगलियां आपस में फंसी हुई, दिल सख्त उलझा हुआ। कदमों की आहट सुनाई दी तो दिल मजीद तेज धड़का। अगले लम्हे दरवाजा खुला और जमार अंदर आ गया। जोया फौरन खड़ी हो गई, जैसे किसी ने इसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली दौड़ा दी हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसने लड़ती हुई आवाज में कहा। जमार ने इसके चेहरे को 2 सेकंड तक गौर से देखा, फिर पुरसकून अंदाज में सोफे पर बैठ गया। हाँ कहो, क्या बात करनी है? जोया ने गहरी सांस ली, हिम्मत बांधी और सीधा सवाल कर दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच सच बताओ, तुम मुझे घुमाने के लिए क्यों ले जा रहे हो? मैं तो वही लड़की हूँ जो तुम्हें जिद्दी, तुम्हें पसंद भी नहीं थी, घमंडी लगती थी। फिर क्यों? इसके सवाल में जख्मीपन भी था और खौफ भी। जमार हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस बार मुस्कुराहट में तंज नहीं था, एक तरह की थकन और सच्चाई थी। हाँ तुम जिद्दी हो, घमंडी भी हो शायद, मगर मेरी बीवी हो, और बीवी की ख्वाहिश पूरी करना मुझ पर लाजिम है। तुम घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरे पाकिस्तान का टूर करा दूंगा। जोया ने तेजी से पलकें छिपकाई, जिसे इस जवाब की तवक्को नहीं हो। मैं पढ़ना चाहूँ, यूनिवर्सिटी जाना चाहूँ, क्या पढ़ने दोगे? जमार ने इस बार सीधे से इसकी आंखों में देखा और पहली बार इसकी आवाज में गैर मशरूत नरमी थी। पढ़ने दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? बेटियां बाप के घर और शौहर के घर की मलका होती हैं। वो रुका, फिर धीमी आवाज में बोला, मगर मलका नहीं लेती। तुम मेरी बीवी शहजादी फिर भी इजाजत लेती है। तुम मलका हो, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है। इसकी आवाज भारी हो गई। औरत, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। तुमने ठीक कहा। और जोया चाहे बीवी हो, महबूबा हो, या दुनिया का कोई और रिश्ता, इसके करीब जाने से पहले मर्द को इजाजत नहीं लेनी चाहिए। और अपने हाथ मरोड़ते हुए बोला, मैं गलत था, मैं अपनी हर बात, हर रवैये पर शर्मिंदा हूँ, बस मौका दे दो। जोया के होंठ लरसे, मगर वो खामोश खड़ी रही। इसकी आंखों में नमी उभर आई थी, मगर इसने कुछ ना किया। वो यही नरमी चाहती थी। जमार आहिस्ता से उठा, कदम भारी मगर इरादा मजबूत। वो इसके सामने खड़ा हुआ, इसने हथेली आगे कर दी, जैसे किसी कैदी ने जंजीरें तोड़कर पहली बार हाथ आज़ादी में फैलाए हो। मैं तुम्हारी पुरसकून, नरम मोहब्बत, तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। और प्यार भरी, जहाँ ना जबरदस्ती हो, ना गलत फहमियाँ, सिर्फ अमन, सकून। वो झुककर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इस दिन इसका रोना इसको बुरी तरह झंझोड़ चुका था। यही वजह थी वो सब ठीक करना चाहता था। कमरे में चंद साने के लिए खामोशी छा गई, पंखे की आवाज भी जैसे दूर कहीं खो गई हो। जोया की आंखें से बहती नमी इसके गालों पर टूटे हुए तेजाब की तरह जैसे कोई गिर रही थी। वो एक लम्हे को काम सी गई, फिर अचानक बंद दरवाजा अंदर से टूटकर खुल गया। वो एक कदम आगे बढ़ी, पहले इसने जमार के हाथ पकड़े, फिर हिचकिचाते हुए आहिस्ता से सीने से लग गई। जमार ने पलक झपकते इसके गिर्द बाजू लपेट लिए, जैसे वो बरसों से इसे लम्हे का इंतजार कर रहा हो। दिल की नरम। जोया रोती रही, मगर पहली बार वो रोना खौफ से नहीं। वो जमार ने इस पे सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, और बस साथ रहेंगे, अब कोई आंसू नहीं, हम दोनों साथ हैं। कमरे की फजा बदल गई थी। अब यहाँ कश्मकश नहीं थी, सिर्फ एक नया और मोहब्बत जन्म ले रही थी। एक नया आगाज था जिसमें दर्द भी पिघल रहा था।